अच्छा भाई, क्वेरी ग्रुप हमने बना दिया है। क्वेरी ग्रुप को मैं ओपन कर दूंगा आज रात तक या कल तक। तो उस पर आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। बाकी ईदी वीदी वाली मैसेजेस मुझे नजर नहीं आ रहे। ईदी यील्ड इंक्रीज करने का क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको वो मैं नहीं बता सकता आपको। बाकी ईदी जो कलेक्ट हो बताना कितनी कलेक्ट हुई है, तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बता दूंगा। चलो भाई। यस, कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस की भी क्लास अपलोडेड है, वो भी आप जरूर देखिएगा। मैंने आप लोगों को कहा भाई, मैंने इनफैक्ट मैंने आपको ये कहा था कि जब हम एटीपी टाइटेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो उससे पहले आप कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस वाली क्लास देख लीजिएगा। ये जो क्लास 4 है इस फॉर 2 आवर्स, इसको आप जरूर देखिएगा। और ये क्लास 5 है, एटीपी मोल्स एंड टाइटेशन। ठीक है। अब अगर आज जो हम करेंगे वो मोल्स एंड टाइटेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो आज के बाद अब ये वाली 5 वाली क्लास भी देखिएगा तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। बाकी मोल्स एंड टाइटेशन विद इन दीज 4 डेज अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यूल जस्ट बी लेफ्ट विद प्लानिंग क्वेश्चंस, तो आपका एटीपी जो है वो अप्रैल तक हो जाएगा एंड। अच्छा भाई, मूविंग ऑन विद मोल्स एंड टाइट्रेशन। बिफोर गोइंग टू मोल्स एंड टाइट्रेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन करने के लिए जो हमारे पास कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए भाई, टाइट्रेशन का जो प्रोसीजर है इट्स सिंपल। जब whenever you are reacting any acid or alkali, हमें पता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि all the acid has been completely reacted with the alkali और vice versa। तो उसके लिए हम लोगों ने टाइट्रेशन की थी। टाइट्रेशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एसिड एंड अल्कली रिएक्शंस, एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने solubility ऑफ सॉल्ट्स में भी देखा था। इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ ग्रुप 1 soluble salt स्पेसिफिकली और एनी अदर सॉल्ट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एन एसिड और अल्कली, तो उसके लिए आप टाइट्रेशन करते हैं। इसी तरह टाइट्रेशन के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। टाइट्रेशन से हम अननोन एसिड की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं, किसी अननोन अल्कली की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। तो टाइट्रेशन बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो सकता है। टाइट्रेशन में हमने करना क्या होता है, टाइट्रेशन में हमने एक अपैरेटस लेना होता है जिसको हम ब्यूरेट कहते हैं। ब्यूरेट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूरेट जो है वो इट इज द apparatus दैट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। और उसको लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम जब ब्यूरेट यूज करते हैं तो ब्यूरेट बेसिकली इज यूज्ड फॉर ड्रॉप वाइज एडिशन। मतलब अगर आप ब्यूरेट देखेंगे, ब्यूरेट को कंप्लीटली फिल करेंगे तो नीचे एक टैप होता है, उस टैप को जब आप ओपन करेंगे तो यू कैन ड्रॉप वाइज एनी लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन द ब्यूरेट इनटू एनी apparatus। जो नीचे अगर आप कॉनिकल फ्लास्क रख दें या कुछ भी रख दें, तो आप एक कंट्रोल्ड वॉल्यूम लिक्विड का मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ ब्यूरेट। अच्छा, ब्यूरेट इज अ हाईली एक्यूरेट apparatus। इनफैक्ट इन योर सिलेबस ब्यूरेट इज द मोस्ट accurate apparatus that you can use to measure the volume of liquids। अच्छा, अब ब्यूरेट जो है वो जो रीडिंग रीड करता है वो रीड करता है अप टू 0.1 डेसिमल प्लेसेस। इफ यू सी द ब्यूरेट इट स्टार्ट्स from 0 centimeter cube. As you start taking out the liquid from the burette, the meniscus level or the liquid level starts falling. Or let's say if you have started from 0 cm cube and if you have added up until the volume, let's say ये जो हमारा लेवल आ रहा है यहाँ तक अगर आपने ऐड कर दिया है तो ये आपका फाइनल लिक्विड लेवल है। इनिशियल लिक्विड लेवल आपने जो स्टार्ट की होगी बिफोर एडिशन वो आप नोट कर लेंगे। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो इस ब्यूरेट से जो लिक्विड का वॉल्यूम आपने निकाला है वो आ जाएगा। अच्छा, ब्यूरेट जो है वो 0.1 डेसिमल प्लेस पे ऑपरेट करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वॉल्यूम 28 है, ये लेवल, और ये 29 है, तो इन बिटवीन 28 एंड 29 वी हैव 10 डिवीजन। सो ईच डिवीजन विल अकाउंट फॉर 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 28 से फर्दर नीचे जाएंगे तो 28.1 आएगा, फिर 28.2, 28.3, 28.4 एंड सो ऑन। तो ईच डिवीजन अकाउंट्स फॉर 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट वॉल्यूम आपको मेजर करके देगा। अच्छा, ब्यूरेट में आप रीडिंग मेजर करते वक्त जो एरर कर सकते हैं वो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब का कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी apparatus का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलर रीडिंग दैट एनी apparatus कैन मेजर इज द लीस्ट काउंट। मतलब आप 0.1 सेंटीमीटर क्यूब की एक्यूरेसी तक इसका जो है वो वॉल्यूम रीड कर सकते हैं, तो वो इसका लीस्ट काउंट है। अब जो भी apparatus का लीस्ट काउंट होता है उसका हाफ डिवीजन ऊपर आप एरर कर सकते हैं। मतलब अगर ये जो लेवल था हमारा, लेट्स से अभी ना हम लोग जो है वो
मेनिस्कस लेवल जो है ना वो स्ट्रेट देखेंगे, हमारे पास जो है ना वो कर्व मेनिस्कस नहीं आता ग्रेड 11 में। तो जब हम स्ट्रेट मेनिस्कस देखेंगे तो ये वाला जो लेवल बन रहा है वॉल्यूम का वो बन रहा है 28.567, 28.67, 28.8 बन रहा है, बल्कि ये दिस इज 28.8। तो आप 28.8 की रीडिंग पढ़ने में क्या क्या एरर कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप उसको 28.9 पढ़ लें, या आप उसको 28.7 रीड कर लें। लेकिन हम ना एरर जो है वो इतना बड़ा नहीं करते, ह्यूमन एरर। हम कहते हैं कि भाई 28.7 नहीं बल्कि 28.85 तो हम गलत मेजर कर सकते हैं। मतलब 28.7 नहीं, शायद हम 28 इसको हम 28.75 मेजर कर लें इंस्टेड ऑफ 28.8, और नीचे वाली जो है वो 28.85 मेजर कर लें। तो बेसिकली किसी भी अपैरेटस का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट को जब हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो वो उसका एरर बन जाता है। मतलब ब्यूरेट की रीडिंग में जब आप रीडिंग नोट कर रहे होंगे तो प्लस माइनस 0.05 का एरर कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 11 में अगर आप ये एरर प्लस माइनस 0.1 cm³ का भी याद रखें तो वो भी काफी है आपके लिए। पॉइंट इज कि ब्यूरेट की जो रीडिंग आपने नोट करनी है ना वो 0.1 डेसिमल प्लेस पे नोट करनी है। अगर किसी ब्यूरेट में लेट से हमारे पास जो लेवल आता है वो एग्जैक्टली 29 पे आता है, तो आप उसको 29 नहीं लिखेंगे बल्कि आप उसको 29.0 लिखेंगे। नहीं, वी रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे जाते वक्त रीडिंग इंक्रीज हो रही है, तो ब्यूरेट में हम रीडिंग टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इतनी डिटेल में आपने ब्यूरेट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो मैं अभी आपको आगे बताना चाह रहा हूँ तो वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कलरलेस लिक्विड होते हैं उनका हम लोअर मेनिस्कस का पढ़ते हैं, और जो कलर्ड सोल्यूशन होते हैं उसका अपर मेनिस्कस पढ़ते हैं। मेनिस्कस क्या होता है, जब किसी भी ट्यूब के अंदर लिक्विड होता है तो उसका एक कर्व रीजन बन रहा होता है। कलरलेस लिक्विड में जब आप वाटर को ग्लास में देखेंगे तो आपको दो कर्व्स दिख रहे होते हैं, उसको हम लोअर मेनिस्कस कहते हैं, और जो कलर्ड सोल्यूशन होता है उसका हम अपर मेनिस्कस पढ़ते हैं। बट ग्रेड 11 में आपको वो स्ट्रेट लाइन बना के देंगे, तो आपको वो टेंशन की तो जरूरत नहीं है। आपको क्या बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम ब्यूरेट को यूज करेंगे तो किसी भी अपैरेटस को यूज करने से पहले हम वॉश करते हैं। तो ब्यूरेट को हम हमेशा वॉश करते हैं विद द सोल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू फिल इन इट। मतलब अगर मुझे ब्यूरेट के अंदर एसिड को यूज करना है तो मैं उसको एसिड से वॉश करूंगा, अगर मुझे इसको अल्कली यूज करना है तो उसी अल्कली से मैं उसको ना वॉश करूंगा। वॉश करने का क्या मतलब है कि अगर लेट से मैंने उसको डिस्टिल वाटर से वॉश किया है तो वॉश करने के बाद जो एसिड उसमें यूज करना है या जो अल्कली यूज करना है उसी से उसको फिल करूंगा, और फिल करने के बाद सारा लिक्विड एक बार फेंक दूंगा। इसको हम कहते हैं रिंजिंग ऑफ द apparatus। वॉश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे पहले अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके गया हुआ है ब्यूरेट पे तो उसमें मे बी कुछ चीज रिमेनिंग रहे, इसलिए पहले हम इसको डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, देन वी रिंस इट विद अ सॉल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू फिल इन इट। वो इसलिए जरूरी है, अगर मैं डिस्टिल वाटर से उसको वॉश करके अपना एसिड डाल के टाइट्रेशन स्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा, अगर उसमें कोई वाटर पहले से रह गया है, रिमेनिंग वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स रह गए, जब आपने एसिड डाला है तो वो वाटर भी उस एसिड का पार्ट बन जाएगा और वो एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो आपका एरर आ जाता है। देखिए भाई, अपैरेटस कौन कौन से हैं जो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं। एक तो बीकर है, बीकर जो है वो मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होता। बीकर का जो होल सोल पर्पस होता है मोस्टली टू स्टोर सोल्यूशन। हाँ, आप बीकर को यूज कर सकते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए, बट वो बहुत अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम देता है, तो इट इज नॉट अ एक्यूरेट डिवाइस टू मेजर द वॉल्यूम। कॉनिकल फ्लास्क आप टाइट्रेशन में देखेंगे, कॉनिकल फ्लास्क आपने रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन में भी देखा है। कॉनिकल फ्लास्क जो है वो टाइट्रेशन के क्वेश्चन में जब हम यूज करते हैं तो टाइट्रेशन में हम ब्यूरेट से जब ड्रॉप वाइज एडिशन करते हैं तो फ्लास्क को हम इजिली शेक कर सकते हैं या विल कर सकते हैं, उससे लिक्विड जो है वो बाहर निकलता नहीं है, स्प्लैश नहीं होता। ठीक है, बीकर को अगर आप हिलाओगे तो लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाएगा। नहीं, अनाफे आपके पास जो है ना ब्यूरेट का स्ट्रेट लाइन बनेगा, लोअर और अपर मेनिस्कस नहीं बना हुआ होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमारे पास एक और अपैरेटस है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो हम यूज कर रहे होते हैं वो बेसिकली यूज होता है फॉर डाइल्यूशन पर्पस। जैसे अगर मेरे पास कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, उसमें उस एसिड को मैं डाइल्यूट करना चाह रहा हूँ बाय एडिंग डिस्टिल वाटर टू इट, तो इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का अगर यहाँ पे 50 ml लिखा हुआ है तो 50 ml भी हो सकता है, ये 250 ml भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो यूनिट यूज कर रहे होते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब यूज कर रहे होते हैं। अगर ये 250 cm³ का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है तो हम इसमें एसिड डालने के बाद वी ऐड वाटर इनटू इट,
और इसको हम ना टॉप अप करके इतना 250 सीएम क्यूब का जब हम इसमें डिस्टिल वाटर डाल देंगे तो इसका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 250 सीएम क्यूब हो जाएगा, जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऊपर एक कैप गिवन होता है, उस कैप को क्लोज करके फिर हम उसको शेक कर सकते हैं इजिली ताकि थॉरो मिक्सिंग हो जाए। एक अपैरेटस तो ये है। फिर ब्यूरेट है। ब्यूरेट जो है वो वेरिएबल वॉल्यूम्स मेजर करने के लिए यूज होता है। और अगर मैं इसके आगे देखूं तो हमारे पास और भी अपैरेटस हैं टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जिनमें एक हमारे पास आता है मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर जो है वो भी वेरिएबल वॉल्यूम्स यूज करने के लिए मेजर किया जा सकता है, लेकिन मेजरिंग सिलेंडर की जो एक्यूरेसी होती है वो ब्यूरेट से बहुत कम होती है। मेजरिंग सिलेंडर में अगर आप डिविजन देखें तो बिटवीन 10 and 20 यू कैन सी देयर आर 5 divisions. तो ईच डिवीजन विल अकाउंट फॉर 2 सेंटीमीटर क्यूब, और ब्यूरेट में ईच डिवीजन इज अकाउंटिंग फॉर 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप एक्यूरेसी का आइडिया लगा सकते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर जो है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेजर करके दे रहा है या स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो एक्यूरेटली मेजर करके दे रहा है वो 2 सीएम क्यूब तक दे रहा है। अगर आपको 10 सीएम क्यूब का वॉल्यूम मेजर करना है या 20 सीएम क्यूब का वॉल्यूम मेजर करना है या 32 सीएम क्यूब का वॉल्यूम मेजर करना है तो मेजरिंग सिलेंडर इज द एक्यूरेट डिवाइस। बट इन केस अगर मैं आपको कहता हूँ नहीं मुझे 10.2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम मेजर करके दें तो मेजरिंग सिलेंडर आप यूज नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा, क्योंकि 10 और उसके आगे की जो डिवीजन है वो 12 सीएम क्यूब की है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ 11 सीएम क्यूब मेजर करके दो तो चलो आप ये कह सकते हैं कि 10 और 12 के बीच में जो हाफ डिवीजन हो, डिवीजन तो नहीं होगी, आप अप्रोक्सीमेटली हाफ वैल्यूज की पढ़ेंगे तो वो 11 सीएम क्यूब हो जाएगी। यहां तक भी सही है। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ 10.5 सीएम क्यूब मेजर करके दो तो आप हाफ के बीच में भी हाफ ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो आप अंदाजे से कर रहे होंगे क्योंकि कोई डिवीजन तो है नहीं उसमें, तो वो बहुत इनएक्यूरेट होगा। और मैं 10.5 भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ 10.2 सीएम क्यूब मेजर करके दो। तो मेजरिंग स्टैंडर्ड इज नॉट अ गुड डिवाइस फॉर दैट। इनफैक्ट मेजरिंग स्टैंडर्ड आप यूज करेंगे तो होल नंबर वाले वॉल्यूम्स अगर गिवन है तो आप उसके लिए यूज करें, अदरवाइज डेसिमल में जब कहानी आ जाएगी तो यू विल गो फॉर द प्योरेट। What are the other apparatus that we can use to measure the volume? On the top of line, we have volumetric pipette. Volumetric pipette looks something like this. एक ग्लास का एक स्ट्रॉ की तरह एक लंबा सा एक apparatus होता है। इसको जब हम फिल करते हैं तो इट इज जस्ट यूज टू मेजर द फिक्स्ड वॉल्यूम्स। इस पे एक ही मार्किंग गिवन होती है। जब आप इसको completely फिल कर लेंगे, इफ योर volumetric pipette is of 25 cm cube, it can only measure 25 cm cube. You cannot do with a pipette कि आप उसको हाफ फिल कर लें और कहें कि हमारे पास ये 12.5 cm cube हो गया है। तो हाफ पिपेट में कहीं पे कोई मार्किंग ही गिवन नहीं है, मार्किंग ही गिवन नहीं है तो हाउ कैन यू से कि मैंने 12.5 सीएम क्यूब तक मेजर कर लिया। तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट इज यूज्ड टू मेजर द फिक्स्ड वॉल्यूम एंड इट इज अ वेरी एक्यूरेट apparatus बट फॉर द फिक्स्ड वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट को फिल करने के लिए आप जो है वो सेफ्टी बल्ब या सक्शन बल्ब यूज करते हैं। आप इसको फिल करने के लिए माउथ से सक्शन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज जब आप माउथ से सक्शन करेंगे देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आपके माउथ में वो लिक्विड एंटर हो जाए। अगर आप एसिड की सक्शन कर रहे हैं, एसिड ऑफ कोरोसिव, तो आपको पता है कि इट विल कॉज माउथ बर्न्स, क्योंकि एसिड इज कोरोसिव, स्किन जलाता है आपकी। तो ये हमारे पास एक पिपेट फिलर भी होता है, इसको हम सक्शन बल्ब भी कहते हैं, इसको हम सेफ्टी बल्ब भी कहते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में ये चीजें देखी हैं, हमने मोल्स एंड टाइट्रेशन जब पढ़ा था ये चीजें देखी थी। अगर किसी को ये चीजें नहीं मालूम तो आपने एक बार जो है वो कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस वाली क्लास जरूर देखनी है। ठीक है, 2 आवर्स की क्लास है, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को डिस्कस किया है, सारे अपैरेटस को डिस्कस किया है। ऑब्वियसली टाइम लिमिटेशन की वजह से अगर हम वही लैब में दोबारा से क्लास करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स सारी बातें करने के लिए। लेकिन इतना आइडिया आप लोग पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हुए आए हैं, एग्जाम है आपका 1 मंथ बाद, तो इतना आइडिया तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजों का होता है, आप देखते आते रहते हैं। अच्छा, ये सारे हमारे पास कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस हैं जो कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए यूज होते हैं। कॉनिकल फ्लास्क इज नॉट वन ऑफ दोस। कॉनिकल फ्लास्क को हम कभी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज नहीं करते, बट टाइट्रेशन के लिए जरूर यूज कर रहे होते हैं। तो ये टाइट्रेशन के अपैरेटस है हमारे पास। इसमें आप क्या कहते हैं, जो आपका डाइल्यूशन फ्लास्क है वो भी आप इसमें रख सकते हैं, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं, इसको हम ग्रेजुएटेड फ्लास्क भी कहते हैं, इसके भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये सारे टाइट्रेशन वाले अपैरेटस हैं हमारे पास जो आपको टाइम टू टाइम नजर आएंगे। इन सारे अपैरेटस में जब भी आप ब्यूरेट और पिपेट को वॉश करेंगे, ठीक है, वॉशिंग ऑफ ब्यूरेट एंड पिपेट,
तो आप उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद, इट इज मैंडेटरी कि आप डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद जिस लिक्विड से उसको फिल करने जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट यू वॉश विथ distilled water and then you rinse it with solution you are going to fill in it. Rinse with solution that you are going to use in it. Rinsing means just fill it with the solution and throw that solution away. Fill करने के बाद discard करते हो solution को. ठीक है. अच्छा, ये डाइल्यूशन फ्लास्क, सॉरी ऐसा नहीं है, डाइल्यूशन फ्लास्क में कुछ इस तरह का नीचे से जो है ना वो फ्लैट होता है. ठीक है, उसके ऊपर जो है वो कैप लगा हुआ होता है इसके. देखो वो लिक्विड जो जिससे फिल करके वॉश किया है वो वही वाला लिक्विड होगा जो आपने ऑलरेडी फिल करना है. अगर इन उसकी जगह पे वाटर रह जाता तो वाटर जो है वो फिर आपके सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देता. अब अगर वही लिक्विड के कुछ ड्रॉपलेट्स रह गए हैं जो आपने फिल करना है, तो वो इतना बड़ा सोर्स ऑफ एरर नहीं लेके आएगा. हाँ, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ डाइल्यूशन हो गई है, बट वो बहुत माइन्यूट होगा. देखो, अगर आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली उसी लिक्विड से वॉश करें जो आप फिल कर रहे हैं, वाटर की वॉशिंग इसलिए जरूरी है, फिर वो कितना जाया करोगे लिक्विड. लिक्विड जब वाटर से वॉश करोगे तो आप टैप खोल के उसको वॉश कर देंगे आराम से, पूरा पूरा पानी जाया करेंगे. मैं कह रहा हूँ कि जिस एसिड को आपने इसको यूज करना है, अब उसी एसिड से वॉश करोगे तो इतना सारा एसिड जाया कर दोगे क्या. तो पहले आप वाटर से वॉश करते हैं हर चीज को, उसके बाद इस लिक्विड को भरना है उससे वॉश करेंगे. लेकिन जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है, उसको जब आप वॉश करेंगे तो यू विल जस्ट वॉश इट विद डिस्टिल वाटर, और उसको फिर रिंस नहीं करेंगे आप. ठीक है, एंड इट वोंट रिंस विद दी सोल्यूशन. अब मैं आपको ना इसकी एग्जांपल देता हूँ. हम टाइट्रेशन जरा स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको अभी खुद ही समझ आ जाएगा कि ये सारी बातें ऐसे क्यों की जा रही हैं. देखो, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन के बीच में फर्क देखो, रिलेटिव फर्क होता है. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक कंटेनर में वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. अब उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है. और इसी तरह एक और बीकर में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 मोल पर डीएम क्यूब है. तो इसमें से मोर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा है जिसमें कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर डीएम क्यूब है, और लेस कंसंट्रेटेड कौन सा है वो 0.1 मोल पर डीएम क्यूब. तो जिसको मैं लेस कंसंट्रेटेड कह रहा हूँ उसको मैं डाइल्यूट कह सकता हूँ, और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको मैं कंसंट्रेटेड कह सकता हूँ. तो ये रिलेटिव फर्क होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में. आप एब्सोल्युटली नहीं देख सकते इसको. मीटिंग आईडी किसको सेंड कर दूं भाई, अभी कौन मीटिंग आईडी मांग रहा है, कर दो निकाल के किसी को. ये किसके पास, एक मिनट रुकना भाई, ये क्या एरर आ गया. अच्छा भाई, हम करते क्या है टाइट्रेशन में. अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास ये HCl है और उसका जो वॉल्यूम है लेट से वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है. अब अगर मैं लेट से आपको ये बता दूं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मैं आपसे हाइड कर दूं, मैं आपको नहीं बता रहा कि वो कितनी कंसंट्रेशन. तो आप किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन. आप कोई अल्कली ले लें, लेकिन उस अल्कली को जो आप ले रहे हैं तो उसकी आप नॉन कंसंट्रेशन लें, मतलब जो आप अल्कली यूज कर रहे हैं वो लेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मुझे पता है, लेट से वो है 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. और उसका जो वॉल्यूम आप ले रहे हैं, अभी तो आपने बीकर में लिया हुआ है उसको. तो आप टाइट्रेशन किस तरह से करते हैं, आपने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उस कॉनिकल फ्लास्क में आप एसिड भी डाल सकते हैं, अल्कली भी डाल सकते हैं, लेकिन
लेट्स से इस कॉनिकल फ्लास्क में अभी आपने एसिड लिया और एसिड का जो वॉल्यूम आपने इसमें लिया है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। उसकी कंसेंट्रेशन आपको नहीं पता है इस एसिड की, तो आप क्या करेंगे, इस एसिड में एक इंडिकेटर डालेंगे। इंडिकेटर का पर्पस ये होता है कि जब सारा का सारा एसिड रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है। अब इंडिकेटर आपके पास तीन इंडिकेटर्स तो ऐसे हैं जिनके कलर्स आपको याद होने चाहिए जो आप एसिड बेसिस में पढ़ते हैं। एक मिथाइल ऑरेंज है जो एसिड में रेड कलर देता है और अल्कली में येलो कलर देता है। एक आपके पास ब्रोमेथाइमॉल ब्लू है जो एसिड में कलरलेस होता है और अल्कली में ब्लू होता है। और एक आपके पास लिटमस है जो एसिड में रेड होता है और अल्कली में ब्लू होता है। तो ये आपको याद होने चाहिए। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में रेड कलर देता है और अल्कली में आपको वो येलो कलर देगा। करेंगे क्या, आप इस कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर एक ब्यूरेट माउंट करेंगे और ब्यूरेट माउंट करने के बाद इसको फिल करेंगे अल्कली से। अब आपने इसमें अल्कली को फिल किया 0 सेंटीमीटर क्यूब मार्क तक। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग ड्रॉप वाइज एडिशन स्टार्ट करवाएंगे इस एसिड के अंदर। वह आप ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टार्ट करवाते रहेंगे और उसको विल स्विल करते रहेंगे कॉनिकल फ्लास्क को, ताकि ये रिएक्शन होता जाए। अब होगा क्या कि स्लो एसिड एक साथ तो रिएक्ट होके सारा खत्म नहीं हो जाएगा ना, जैसे जैसे इफ यू कीप ऑन एडिंग अल्कली तो हमारे पास एसिड रिएक्ट होता जाएगा। एक टाइम ये आएगा कि जब सारा का सारा एसिड रिएक्ट होके खत्म हो जाएगा, then indicator will change the color. As the indicator changes color from red to yellow, it means all the acid has been reacted। और उस वक्त जो अल्कली का वॉल्यूम आप फाइनली ऐड कर चुके हुए होंगे वो वॉल्यूम आपको ब्यूरेट से रीड करना होगा। इनिशियल वॉल्यूम जो होता है अल्कली का वो आपने रीड कर लिया था 0 cm क्यूब है। जैसे जैसे ये अल्कली यूज्ड अप हुआ और अल्कली का जो फाइनल वॉल्यूम आपके पास आ गया उस वॉल्यूम को आप यूज करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ ये वॉल्यूम लेट से अगर हमारे पास 50 cm क्यूब आ गया, 50 पूरा ब्यूरेट हमारा पूरा ही खाली कर देते हैं। लेट से ये वॉल्यूम हमारा टोटल अल्कली यूज हो गया और 50 cm क्यूब आ गया, तो इस मींस फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम करेंगे तो कितना अल्कली का वॉल्यूम आपने इसमें डाल दिया, 50 सेंटीमीटर। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इन ऑर्डर टू रिएक्ट दिस 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड, अल्कली का जो वॉल्यूम यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है ब्यूरेट से। हमने जब वॉल्यूम मेजर किया तो वो वॉल्यूम जो यूज हो रहा है अल्कली का वो 50 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम यूज हो रहा है। या इसकी अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं ना तो वो 50 नहीं आना चाहिए, इट शुड बी समवेयर 12.5। चलो ये वाला फाइनल वॉल्यूम ले लेते हैं। जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है अल्कली का वो 12.5 cm क्यूब आ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो अल्कली का जो वॉल्यूम यूज हो रहा है वो 12.5 cm क्यूब यूज हो रहा है। अच्छा, अल्कली की कंसेंट्रेशन आपको पता थी, वो आपने खुद देख के लिया था, वो थी 0.2 मोल पर डेसीमीटर। अब हमें ये पता चल गया कि जो एसिड और अल्कली रिएक्ट हो रहे हैं वो अल्कली का 12.5 cm क्यूब लग रहा है इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज 25 cm क्यूब ऑफ एसिड। अल्कली का कंसेंट्रेशन पता है, एसिड का नहीं पता। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होती है एटीपी के क्वेश्चन में जिसपे एसिड और अल्कली रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा गिवन होती है। इस इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूं तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन सी 1 मोल ऑफ एसिड इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ अल्कली। अगर मैं अल्कली के मोल्स चेक करूं जो हमें यूज हुए हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए, वो कितने यूज हो रहे हैं, C इज इक्वल टू एन ओवर वी। तो अल्कली के जो मोल यूज हो रहे हैं वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन है 0.2, वॉल्यूम जो हमने यूज किया है वो 12.5 डिवाइडेड बाय 1000। तो वॉल्यूम होगा अल्कली का आपका डिवाइड बाय 1000 इसलिए किया है क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है और कंसेंट्रेशन जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है। तो हम CM क्यूब को हमेशा DM क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो मोल्स आ रहे हैं अल्कली के वो आ रहे हैं 0.0025 मोल। If you see the stoichiometric equation here, you can see 1 mole of sodium hydroxide requires 1 mole of acid. So 0.0025 mole of sodium hydroxide would also require सेम मोल्स ऑफ एसिड, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो जो एसिड के मोल्स आ रहे हैं वो 0.0025 आ रहे हैं। मुझे ये समझ आ गया कि जो एसिड के मोल्स इस कॉनिकल फ्लास्क में थे वो कितने मोल्स थे, वो थे 0.0025 मोल। और किस वॉल्यूम में इतने मोल्स हैं, 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं ये कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम यूज मतलब ये मोल्स और वॉल्यूम यूज करके आप एसिड के कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो। अगर मुझे एसिड की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो मोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड। इस 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, इसको मैं DM क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 या एक्सपोनेंट -3 करूंगा, उसमें एसिड के कितने मोल्स हैं, वो हैं 0.0025।
जब मैं 0.0025 मोल्स को वॉल्यूम ऑफ एसिड से डिवाइड करूंगा तो एसिड की कंसेंट्रेशन आ जाएगी विच इज कमिंग आउट टू बी 0.1 मोल पर डेसीमीटर। जब हम फर्स्ट क्लास कर रहे थे एटीपी की, जो हमने इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था। ये जो सारी स्टोइचियोमेट्री हम सॉल्व कर रहे हैं, इस पूरी स्टोइचियोमेट्री को हम लोग कंडेंस कर सकते हैं एक फॉर्मूला में। वो फॉर्मूला ये था C1V1/N1 इक्वल्स टू C2V2/N2। ये किसी भी एसिड और अल्कली के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें से आप एक टर्म्स जो है वो वन वाली टर्म्स जो है अगर आप अल्कली के लिए ले रहे हैं, तो जो टू वाली टर्म्स है C2V2/N2 आप एसिड के लिए ले लें। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एसिड, कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कली वॉल्यूम ऑफ अल्कली डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ अल्कली। लेकिन एसिड और अल्कली दोनों ए से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्कली के लिए आप बी ले लें, बेस ले लें। बट अगर ये आपको यहाँ से बात समझ आ गई है कि ये C1V1/N1 ये वाली चीज C2V2/N2 कि ये अल्कली के लिए है, ये एसिड के लिए, तो अल्कली का जो कंसंट्रेशन आप यूज कर रहे थे वो आपको पहले से पता था, वो था 0.2 मोल/dm क्यू। वॉल्यूम ऑफ अल्कली जो यूज हुआ है टाइट्रेशन कंप्लीट करवाने के लिए वो यूज हुआ है 12.5 cm3। ये जो N1 है ये बेसिकली मोल्स ऑफ अल्कली है इन दी स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन। जब आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके पास जो मोल्स हैं वो कितने हैं, डिवाइडेड बाय 1, राइट। ये फॉर्मूला पास पेपर्स में आपको नहीं मिलेगा। पास पेपर्स में डायरेक्टली आपको जो है वो आंसर्स गिवन होते हैं, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला जस्ट फॉर एसिड एंड अल्कली, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड की जो कंसेंट्रेशन वो तो आपको निकालनी थी ना, वो आप निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एसिड जो आप यूज कर रहे थे टाइट्रेशन करवाने के लिए फ्लास्क के अंदर वो 25 cm3 था। और मोल्स ऑफ एसिड इक्वेशन में कितने हैं, स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स बैलेंसिंग वाले, इसमें भी ये भी 1 मोल है। जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 मोल हो, लेकिन फिलहाल ये 1 मोल है। तो जब आप कंसेंट्रेशन निकालेंगे तो वो आपके पास सॉल्व करने के बाद जब 0.2 × 12.5, या आपके पास जो इक्वेशन बनेगी 0.2 × 12.5 डिवाइडेड बाय 25, तो आपके पास यही आंसर आएगा जो आपने ऊपर स्टोइचियोमेट्री सॉल्व करके निकाला। तो ये एक क्विक मेथड है इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है भाई। तो ये हमारी टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन में ब्यूरेट की रीडिंग्स कैसे मेजर करनी है वो आपने और सीखना है। तो हम ये सारी चीजें आप सीखते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन टाइट्रेशन का एटलीस्ट आज कर लो, फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि थर्सडे को कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर बाकी आप एटलीस्ट होमवर्क तो अपना स्टार्ट कर दो ना। हाँ बिल्कुल मुश्तबा, नॉर्मली जो ऊपर वाला मेथड है आप उससे भी कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है वो मेथड यूज करने से। होमवर्क मतलब जो आपने पास पेपर्स अपने करने होंगे ना, प्रैक्टिस उसकी बात कर रहा हूँ। वो ही मतलब जो आप खुद प्रैक्टिस में करेंगे क्वेश्चंस, वो होमवर्क है आप। कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूटनेस, हाँ आयशा, यू कैन से इट लाइक दिस। अगर आप डाइल्यूट करेंगे चीजों को तो लेस कंसंट्रेटेड होगा। चलो, क्वेश्चन जरा मैं आपको जो रिसेंट टाइट्रेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, तो उसमें से दिखाता हूँ। अच्छा, टाइट्रेशन का जो पहले क्वेश्चन आता था ना, दैट यूज टू बी वेरी सिंपल। वो अगर आप मतलब सिंपल नहीं होता था, वो काफी मुश्किल होता था, लेकिन उसमें ना एक फिक्स पैटर्न होता था। तो अगर वो आपको क्वेश्चन समझ आए या ना आए, आप उसका ना आंसर निकाल लेते थे। लेकिन 2023 के बाद इसी चीज को ना ब्रेक करने के लिए कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा और वो आंसर निकाल रहा है, तो वो ब्रेक करने के लिए उन्होंने पूरा टाइट्रेशन का क्वेश्चन ही मॉडिफाई किया। टेस्ट फॉर आइंस का क्वेश्चन मॉडिफाई किया, तो वो पूरा का पूरा पेपर ही मॉडिफाई हो गया आपका। तो जो टाइट्रेशन के क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट ईयर्स में है फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स, वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के हैं। उन्होंने चेंज तो शुरू कर दिया था 2018-19 से क्वेश्चंस के टाइट्रेशन में, लेकिन अब जो है वो टाइट्रेशन का क्वेश्चन कभी शॉर्ट भी कर देता है, कभी बहुत बड़ा भी कर देता है। ठीक है। तो अब मजे के क्वेश्चंस तो हमारे पास, टाइट्रेशन के तो बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस की। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, देखो एटीपी में मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ, आपका टेस्ट फॉर आइंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। आपका प्लानिंग वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके जो मिसलेनियस चैप्टर्स के क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन एनर्जेटिक्स का, रेट ऑफ रिएक्शन एनर्जेटिक्स या मेटल्स आ गया या इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा।
टाइट्रेशन का जो क्वेश्चन है ना वो आधा आपका अच्छा होगा, और जो अराउंड इसका 25 या 30% पार्ट है टाइट्रेशन का क्वेश्चन का, वो आपकी सही से जो है ना, समझिए, वो आपको सही से तंग करेगा। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा, चांसेस हैं कि वो ना हो पाए, उसमें गलतियां हो। तो आपके जो 40 में से 36 मार्क्स तक तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन 4-5 मार्क्स आपके बहुत बुरी तरह फंसेंगे। और वो 4-5 मार्क्स लूज करने के बावजूद भी आप A स्टार के ब्रैकेट में खड़े रहते हैं। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि वो 4-5 मार्क्स आप अचीव कर लें, लेकिन यूजुअली A स्टार वाले बच्चे की भी वो 4-5 मार्क्स लूज हो ही रहे होते हैं। ठीक है, मैं टाइट्रेशन के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, टाइट्रेशन के जो कुछ पार्ट मोल्स कैलकुलेशन वाले पार्ट को जैसे होते हैं, जो आप उसमें बहुत इजीली मार्क्स लूज कर रहे होते हैं, और वो होंगे। ठीक है, फिर भी आपका A स्टार बन रहा होगा, लेकिन अब आप कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उन्होंने डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करनी है। ठीक है, हर बच्चा अगर वो 38-39 मार्क्स लेकर आएगा तो ऐसा वो बहुत ही अजीब सा पेपर हो जाएगा, वो ग्रेडिंग ही नहीं कर पा रहे होंगे उसकी। मतलब आप कितने लोगों को A स्टार देना है, कितने लोगों को A देना है, वहां पे जाके कैम्ब्रिज भी फंस जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा इजी पेपर भी नहीं बना सकते। अच्छा भाई, अब हम जो टाइट्रेशन का अभी ये जो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक और एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो शॉर्ट पार्ट इन्होंने टाइट्रेशन का दिया हुआ है, जरा ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइल्यूट एसिड। अब ये एसिड डाइल्यूट है, डाइल्यूट मींस अब रिलेटिवली अगर हम देखेंगे तो भाई इसकी, इसमें वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट मोल्स एसिड के कम होंगे। ठीक है, अब ये जो एसिड लिखा हुआ है ना, इस एसिड के फॉर्मूला को आपको समझ आना चाहिए। Ha मींस, इसमें ये जो A है इट इज एनाइन ऑफ एनी एसिड। अब ये कौन सा एसिड हो सकता है? ऐसा एसिड जिसमें H पॉजिटिव आइन के 1 मोल रिलीज हो रहे हैं, जैसे H पॉजिटिव आइन 1 निकल रहा है, Cl नेगेटिव आइन निकल रहा है। ये इट कैन नॉट बी और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड होता तो फिर ये H2A होता। ये अभी सिर्फ Ha है, हाइड्रोजन बन है, तो ये इस तरह का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, या नाइट्रिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कह रहे थे स्टूडेंट एड्स 25 cm क्यूब ऑफ aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड टू अ कॉनिकल फ्लास्क, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टू द aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसने कॉनिकल फ्लास्क लिया। अच्छा, जब इन क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप मेक श्योर के एक स्केमेटिक बनाए अपने पास, एक डायग्रामेटिक व्यू जरूर बनाए, आपको जो है ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। इन्होंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, और उसके बाद जो है कुछ एक इंडिकेटर इन्होंने ऐड किया है इसके अंदर, जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। स्लोली एड्स Ha जो कि एसिड है आपका, टू द aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड अंटिल द मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर, रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ Ha एडेड। अब Ha जो आप ऐड करवा रहे हैं वो किस अपैरेटस से ऐड करवा रहे हैं उसका नाम नहीं लिया उसने, बट आपको पता है कि वो अपैरेटस क्या होना चाहिए, ब्यूरेट। तो मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन बना के वो पूछ लेगा कि विच अपैरेटस शुड बी यूज्ड टू ऐड दिस एसिड इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, इसमें एसिड कम है वाटर ज्यादा है, लेकिन ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है मैं ये नहीं कह सकता। देखो, डाइल्यूट एसिड का मतलब होने का ये नहीं है कि वो वीक एसिड होगा। वो कंप्लीटली आयनाइज अगर हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर इनकम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है तो वो वीक है। डाइल्यूट अगर है वाटर ज्यादा है, लेकिन अगर वो एसिड कंप्लीटली आयनाइज हुआ है तो वो एसिड तो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा ना। हाँ, आपने उसका सोल्यूशन वीक किया हुआ है वाटर ज्यादा डाल के। एस्टेटीन कहाँ से आ गया? ए इज नॉट एस्टेटीन भाई, ए कहाँ लिखा है एस्टेटीन है? एस्टेटीन तो एटी होता है। ठीक है, क्या कर रहे हो? अच्छा, फिगर 1.1 shows the apparatus the student uses to measure 25 cm cube solution of sodium hydroxide. Name the apparatus shown in figure 1.1. 1.1 is your measuring cylinder. Name a more suitable piece of apparatus to measure 25 cm cube of aqueous sodium hydroxide. हाँ, अगर आपने फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर करना है तो उससे ज्यादा एक्यूरेट अपैरेटस आपके पास क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। अच्छा, पिपेट का जो पूरा नाम होता है ना वो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होता है, लेकिन अगर आप इसकी जगह पे सिर्फ पिपेट भी लिख देंगे तो वो भी करेक्ट है, वो गलत नहीं होता है। ठीक है, आप कोशिश करें पूरा नाम लिखें वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। फिगर 1.2 shows the apparatus used to determine the volume of HA at the end of the experiment. अब जो आप एडिशन करवा रहे थे एसिड की, वो ऑफ कोर्स आप ब्यूरेट से करवा रहे होंगे, उन्होंने ऊपर तो नहीं बोला हुआ, लेकिन नीचे उन्होंने ये बता दिया कि जो हमने यूज किया है ये अपैरेटस क्या है, ब्यूरेट है।
नेम द apparatus shown in figure 1.2, तो दिस इज योर ब्यूरेट। ठीक है, इसमें आप ड्रॉप वाइज एडिशन करेंगे। ये यहाँ से जो लेवल है वो दिखाया हुआ है आपको 23 और 24 के बीच में 10 डिविजन है। तो ये जो आपके पास रीडिंग आ रही होगी, इट शुड बी 23 और 24 शुड बी 23.6, राइट, सेंटीमीटर क्यूब, अगर तो वो पूछता है आगे। आगे आपसे कह रहा है द इनिशियल रीडिंग ऑन दिस apparatus इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। यूज फिगर 1.2 डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ HA यूज इन द टाइट्रेशन। देखिए, जब टाइट्रेशन स्टार्ट हुई है तो स्टार्ट होने से पहले जो ब्यूरेट की डायग्राम थी वो उन्होंने नहीं दी हुई, लेकिन वो ये कह रहा है कि द इनिशियल रीडिंग ऑन दिस apparatus वाज 1 cm क्यूब। उन्होंने जो टाइट्रेशन स्टार्ट की थी तो हमने अभी देखा था कि हमने 0 सेंटीमीटर क्यूब मार्क से स्टार्ट किया था। ये कह रहे हैं कि 0 cm क्यूब से स्टार्ट नहीं किया, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब से स्टार्ट किया है। तो ये आपके पास इनिशियल टाइट्रेशन रीडिंग है, इनिशियल रीडिंग है। ठीक है, फाइनली जब आपने एडिशन स्टार्ट की तो ये लेवल जो है वो नीचे जाएगा, नीचे जाते 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 वो किस पॉइंट पे जाके रुका, वो इस पॉइंट पे जाके रुका। अब मैं आपको ये मूव होता हुआ तो नहीं दिखा सकता ना स्टिल पेपर पे, तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि लेट से ये नीचे आते 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 इस पॉइंट पे आके रुका है जो कि है 23.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इस पूरे रीजन का एक अलग से एक ब्यूरेट है, पहले ये था फिर यहाँ तक लेवल आ गया। तो मैंने क्या किया, टाइटेशन स्टार्ट करने से पहले एक पिक्चर ले ली ब्यूरेट की, जो मैंने आपको ना यहाँ पे साइड पे दिखा दी। और जब टाइट्रेशन खत्म हो गई, एंड हो गई, तो जब लेवल नीचे आ गया तो उसकी एक पिक्चर लेके मैं आपको क्या करता हूँ, एक और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ उसका, जो कि हमने राइट साइड पे दिखाया हुआ है, जो कि वो लेवल कहाँ तक आ गया है, 23.6 तक आ गया। तो इनिशियल लेवल जो था वो 1 cm क्यूब था, जो फाइनल रीडिंग है वो आपकी 23.6 cm क्यूब है। ठीक है, और तो वॉल्यूम कितना ऐड करवाया हमने ब्यूरेट को यूज करके, वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। तो 23.6 माइनस 1.0 cm क्यूब, ये 1 नहीं होगा, इसको आप 1.0 cm क्यूब लेंगे। तो कितना वॉल्यूम आपने ऐड करवाया, बेसिकली 22.6 सेंटीमीटर क्यूब आपने इस ब्यूरेट में से एसिड को ऐड करवाया कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड दैट हैज बीन यूज्ड शुड बी 22.6 सेंटीमीटर क्यूब। The student washes the apparatus in figure 1.2 before it is used. State the substance used to wash the apparatus. अच्छा जी, अब आपने ब्यूरेट को जो वॉश करना है, देखो आपने फाइनल उसने पूछा हुआ स्टूडेंट वॉशेस द apparatus। अब कोई मुझे कह रहा था कि आप जिस एसिड से उसको फिल करना चाह रहे हैं उसी से क्यों नहीं वॉश कर लेते, आप उसको डिस्टिल वाटर से क्यों वॉश कर रहे हैं। तो देखो, डिस्टिल वाटर से वॉश इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैं अगर डायरेक्टली उसी एसिड से यूज वॉश कर लूंगा तो वो वेस्ट होगा। अब लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं कहा हुआ, इन्होंने तो डायरेक्ट वे बताया हुआ है कि द स्टूडेंट वॉशेस द apparatus बिफोर इट इज यूज। मतलब उन्होंने ये तो नहीं बोला हुआ कि आप डिस्टिल वाटर से वॉश करें फिर आप उसको रिंस करें। उन्होंने कहा कि यूज करने से पहले जो फाइनल लिक्विड से जो वॉश किया वो बताएं। अब मैं यहाँ पे डिस्टिल वाटर नहीं लिख सकता। ठीक है, अगर वो मुझे कहता है कि 2 लिक्विड यूज किए तो आप बताएं कि पहले कौन सा किया बाद में कौन सा किया, तो पहले मैं डिस्टिल वाटर लिखता, बाद में वो जो सोल्यूशन से फिल किया वो लिखता। लेकिन कह रहा है बिफोर इट इज यूजिंग इट इज वॉश्ड विद द apparatus। तो जो फाइनल लिक्विड है जिससे आपने वॉश करना है आपने डायरेक्टली वही लिखना है, आप यहाँ पे डिस्टिल वाटर नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एसिड आप यूज कर रहे हैं, और एसिड जो यूज कर रहे हैं उसका नाम भी नहीं बताया हुआ, बस फॉर्मूला बताया हुआ है HA, तो मैं ये लिख दूँ। दीना, अगर वो आपसे कहता है कि वी हैव यूज 2 लिक्विड्स टू वॉश इट, या जिससे हमने पहले इसको रिंस की वॉश किया है फिर रिंस किया है, तो रिंस किससे किया है वो आपको बताना है। अब इसने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ, वो आपसे सिंपली डायरेक्टली कह रहा है कि हमने बिफोर यूजिंग दिस apparatus हमने उसको वॉश किया। तो उससे जो फाइनल लिक्विड से आप वॉशिंग करोगे वो वही वाला लिक्विड होना चाहिए जिससे आप फिल करोगे, जो आप यूज करोगे जिस लिक्विड को इस ब्यूरेट में। तो वो फाइनल लिक्विड जिसको आपने फिल करना है वो एसिड को फिल करना है, तो आप फाइनली उसी से उसको वॉश करेंगे। ठीक है, हमारी ये बात हुई थी। मेरे पास ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट ना किसी ने काम करके छोड़ा हुआ था लैब। जब मैं उसको जाऊंगा तो उसमें पता नहीं, कभी कभार पोटेशियम मैग्नेट भी यूज हो रहा होता है, कभी कभार कोई लिक्विड यूज हो रहा होता है, कोई एसिड होगा कोई एल्कली होगा। अगर ये वॉश नहीं किया हुआ किसी ने, तो मैं जाऊंगा पहले उसको वॉश करूंगा। तो हम सबसे पहले किसी भी चीज को जब वॉश करते हैं तो वो डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, ये टैप वाटर से भी वॉश कर सकते हो, डजेंट मैटर, आपने उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद जब आप कोई लिक्विड इसमें फिल करने जा रहे हो, तो जो इस लिक्विड से इसको फिल करना है उसी लिक्विड को एक बार आप उसको फिल करेंगे और उसको आप पूरा फेंक देंगे।
इसको हम कहते हैं रिंजिंग ऑफ द apparatus, दैट इज नोन एज रिंजिंग ऑफ द apparatus। अच्छा, फिर उसके बाद उसी लिक्विड को उसमें फिल करेंगे और आप उसको यूज करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने कहा हुआ था द स्टूडेंट वॉशेस द apparatus इन फिगर 1.2 बिफोर इट इज यूज, मतलब यूज करने से जस्ट पहले किसी एक लिक्विड से उसको वॉश किया। अब उस लिक्विड का नाम क्या होना चाहिए, तो उसने हमें बिफोर, जस्ट बिफोर यूजिंग इट जिस लिक्विड से वॉश करना है तो वो कौन सा होना चाहिए। देखो वाटर अगर आपने वॉश किया तो वो तो पहले वॉश किया, उसके बाद जिस लिक्विड से आप उसको फिल करने वाले हैं उस लिक्विड से वॉश करें। हमें तो उसने ये नहीं कहा ना कि वी हैव यूज्ड टू लिक्विड्स, दे आर सेइंग जस्ट वॉश द apparatus। तो हम फाइनल जिससे वॉश किया हम वही चूज करेंगे। तो हमें इसने दो ऑप्शन नहीं दिए हुए, तो से द सब्सटेंस यूज्ड टू वॉश द apparatus, it should be that substance which you are going to fill in it and you are filling acid into it, तो आप इसको एसिड लिखें। ठीक है जी। नहीं, डिस्टिल वाटर से वॉश करके अगर आपने उसको छोड़ दिया और डायरेक्टली उसने लिक्विड भर के टाइट्रेशन स्टार्ट कर दी तो आपने एरर किया। देखो भाई, आप इस बात को समझे, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ब्यूरेट है, इसको मैंने वॉश किया था डिस्टिल वाटर से, तो डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद अगर मैंने इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं किया तो इसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे। और जब मैं इसमें एसिड को फिल करूंगा तो अब एसिड तो मैं टोटल वॉल्यूम 50 cm³ बनाऊंगा ना, या 0 cm³ तक फिल करूंगा। अब 0 cm³ फिल करने के लिए लेट से इसमें वाटर के ना 1 cm³ के ड्रॉप्स रह गए। जब आप इसको टॉप अप करेंगे 0 cm³ मार्क तक, तो आप एसिड उसमें 50 cm³ थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं। इस ब्यूरेट की पूरी कैपेसिटी 50 cm³ की है, क्योंकि 1 cm³ पहले से इसमें लिक्विड था जो कि वाटर था। तो जब आपने इसको कंप्लीटली फिल किया तो आपने एक्चुअली 49 cm³ एसिड फिल किया। दैट इज नॉट कम्प्लीटली एसिड, इसमें 1 cm³ वाटर है, तो इसलिए ये एरर। तो हम क्या करते हैं, वाटर से उसको वॉश करने के बाद हम इसको ना दोबारा एसिड से, जिस लिक्विड को उसमें भरने वाले हैं उससे वॉश करेंगे। अब अगर हमने इसको एसिड से वॉश किया तो इसमें कुछ एसिड के भी ड्रॉप्स लगे रह सकते हैं। ओके, लेट्स से 1 cm³ अब एसिड के ड्रॉप्स रह गए हैं इसमें। लेकिन जब मैं इसको फिल करूंगा उसी एसिड से, तो लेट्स से 49 cm³ वाला एसिड आया, 1 cm³ के जो ड्रॉप्स रह गए थे वो उसी एसिड के थे ना, तो मैं उसको टोटल 50 cm³ एसिड ही बोलूंगा। हाँ, या तो फिर आप डिस्टिल वाटर से वॉश करके कम्प्लीटली ड्राई कर रहे हो उसको, तो वो अलग बात है। फिर आपको उस एसिड से वॉश करने की जरूरत नहीं है जो आप उसको फिल करेंगे, आप डायरेक्टली वो एसिड भर के टाइट्रेशन स्टार्ट कर दें। वॉश कैसे करते हैं, करोसिव है तो उसके लिए वो आपसे पूछेगा कि प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए, यू शुड बी वेयरिंग सेफ्टी ग्लव्स। ठीक है। हाँ, वॉश कैसे करेंगे, एसिड फिल करके आप उसको यूं यूं वॉश थोड़ी करेंगे बर्तनों की तरह, आपने उसको फिल करने के बाद नीचे से टैप ओपन करके डिस्कार्ड कर दे रहे हैं एसिड, वो वॉश हो जाएगा। कॉनिकल फ्लास्क को क्यों नहीं डिस्टिल वाटर से वॉश करते। कॉनिकल फ्लास्क को अगर मैं जिस सोल्यूशन से यूज कर रहा हूँ, देखो, ये एक अच्छा सवाल है कि भाई कॉनिकल फ्लास्क को तो हम जिस सोल्यूशन को फिल करने जा रहे होते हैं उसको रिंस नहीं करते। कॉनिकल फ्लास्क को अगर मैंने डिस्टिल वाटर से वॉश किया, वाटर से वॉश किया, तो फ्लास्क के अंदर लेट से कुछ वाटर के ड्रॉप्स रह गए। अब कॉनिकल फ्लास्क को फिल कैसे करते हैं, आप कॉनिकल फ्लास्क में टोटल वॉल्यूम ऐड अप नहीं करते, आप कॉनिकल फ्लास्क का वॉल्यूम बाहर से मेजर करते हैं। आप पिपेट से, जो आप लिक्विड कॉनिकल फ्लास्क में डालने वाले हैं ना, वो आप पिपेट से मेजर करेंगे। और जब आप पिपेट से मेजर करेंगे, यार ये पिपेट है बस मान लेना बात, जब आप पिपेट से इस में वॉल्यूम डालेंगे तो आपने तो वॉल्यूम पिपेट में मेजर किया है ना। लेट से मैं इसमें कह रहा हूँ कि आपने 25 cm³ कोई अल्कली डाला है, कोई भी लिक्विड डाला है, तो वो 25 cm³ अल्कली ही आएगा सारा का सारा। वो कौन डिसाइड करेगा, वो तो पेपर डिसाइड करेगा। अगर उसमें कुछ वाटर पहले से रह भी गया तो ये अल्कली जो पहुंचा है यहाँ तक 25 cm³ पहुंचा है, मुझे ये तो कंफर्म है ना। ब्यूरेट में पता है क्या हो रहा था, ब्यूरेट में क्योंकि आपने वॉल्यूम टॉप अप करना था एक लेवल तक, तो उसमें से अगर पहले से कोई लिक्विड पड़ा रह गया था तो जब आप उसको टॉप अप करेंगे तो वो पहले टॉप अप हो जाएगा। आपने एक्चुअल में डालना था 50, आपने 49 पे डाल के लेवल तो 50 तक आ गया, आप रुक गए वहां पे। ठीक है, आपने चीज रियलाइज नहीं की कि 1 cm³ पहले से लिक्विड पड़ा हुआ था इसमें, और वो एसिड नहीं था, वो कोई और लिक्विड था। लेकिन फ्लास्क के अंदर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने 25 cm³ ऑफ अल्कली डाल लिया, तो आपने पिपेट से मेजर किया और बाहर से मेजर करके डाल दिया। अब लेट से फ्लास्क के अंदर अगर पहले से कोई वाटर रह भी गया था, लेकिन एस अल्कली तो उतना ही आया ना जितना आना चाहिए 25 cm³। हाँ, वो उस अल्कली को डाइल्यूट कर देगा, लेकिन मोल्स ऑफ अल्कली तो उतने ही रहेंगे ना, वो तो कम ज्यादा नहीं होंगे। ब्यूरेट के केस में क्या हुआ, आपने डालना था 50, आपने डाला 49,
तो आपने एसिड के कुछ मोल्स कम ही पहुंचाए ना ब्यूरेट तक। ठीक है। आप बी में डिस्टिल वाटर नहीं लिख सकते बेटा, उसने आपसे कहा हुआ है द स्टूडेंट वॉशेस द apparatus इन फिगर 1.2 बिफोर इट इज यूज, जस्ट बिफोर यूजिंग इट। जो उसने फाइनल लिक्विड से वॉश किया होगा वो कौन सा लिक्विड होना चाहिए, वो वही वाला लिक्विड होना चाहिए जो आपने उसके अंदर यूज करना है, राइट। नहीं, अगर फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कुछ वाटर रह भी गया है तो वो एसिड और अल्कली के रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा। अल्कली के जितने मोल्स नीचे थे 20, अगर मैं लेट से कहूं कि वाटर 5 cm³ रह गया उसमें गलती से, तो भी कुछ मसला नहीं है, क्योंकि आपने अल्कली तो 25 cm³ डाला ना आपने। ऐसे तो नहीं डाला अल्कली के 5 cm³ पहले से वाटर था तो मैं 20 cm³ अल्कली डाल दूं, ऐसी मिस्टेक तो नहीं होगी ना, क्योंकि आप अल्कली का वॉल्यूम बाहर से मेजर करके डाल रहे हैं। अल्टीमेटली अल्कली का वॉल्यूम तो उतने ही पहुंच रहे हैं ना फ्लास्क के अंदर, और मोल्स उतने ही पहुंच रहे हैं जितने हमें पहुंचाने थे। ठीक है, ये बात समझ आई। फ्लास्क को क्यों हम डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, लेकिन जिस लिक्विड से उसको भरने वाले हैं उससे वॉश नहीं करते। अब अगर आप कहते हैं कि फ्लास्क को, क्या ये अच्छा नहीं होता कि मैं फ्लास्क को जो है उसी लिक्विड से वॉश कर देता जिस लिक्विड से उसको भरने वाला हूँ। जैसे मैंने फ्लास्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड से वॉश कर दिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे लगे रह गए, लेट से 1 cm³। अब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मेजर किया है पिपेट से वो 25 cm³ मेजर किया, आपने 25 cm³ मेजर करके सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो अब इसमें टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हो गया? टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया 26 cm³। अगेन आप पूरी जो कैलकुलेशन बेस्ड कर रहे हैं अपनी वो 25 cm³ पे कर रहे हैं, लेकिन असल में 26 cm³ एल्कली पड़ा हुआ था आपके पास। तो अगर आप फ्लास्क को लिक्विड से वॉश करेंगे जो आपने यूज करना है तो वो एक सोर्स ऑफ एरर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका हुआ है। अच्छा, डिस्क्राइब द कलर चेंज ऑफ द मिथाइल ऑरेंज एट द एंड पॉइंट। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो, अब कलर चेंज जो होता है ना वो हमेशा फ्लास्क टू ब्यूरेट होता है, कि फ्लास्क में जो लिक्विड है उसमें क्या कलर था और जो ब्यूरेट में लिक्विड है उसमें क्या कलर है। क्योंकि इनिशियली जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इस टाइट्रेशन में हमने जो ब्यूरेट में लिया हुआ है वो एसिड लिया हुआ है, और फ्लास्क में जो लिया हुआ है हमने अल्कली लिया हुआ है, ऐसे ही था ना। फ्लास्क में हमने मेजरिंग स्टैंडर्ड से, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, बिल्कुल ऐसे ही। तो पहले आपके पास जो कलर होगा वो फ्लास्क में अल्कली का कलर होगा, जैसे जैसे एसिड आप ड्रॉप कराते जाएंगे तो अल्कली जब न्यूट्रलाइज होकर खत्म होगा तो फिर फाइनली एसिड का कलर आएगा। तो जो चीज आपके पास फ्लास्क में प्रेजेंट है पहले उसका कलर आएगा, फ्लास्क में अल्कली है तो मिथाइल ऑरेंज का अल्कली में कलर होता है येलो, और फिर जब अल्कली न्यूट्रलाइज होकर खत्म हो जाएगा, जो ब्यूरेट से आप लिक्विड गिरा रहे हैं वो एक्सेस में होगा फ्लास्क के अंदर, तो जो चीज ब्यूरेट में है फिर बाद में उसका कलर आएगा। तो ब्यूरेट में जो है वो आपके पास एसिड है तो एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है रेड, तो कलर चेंज होगा येलो टू रेड। मैं पीडीएफ ग्रुप पे तो शेयर नहीं करूंगा लेकिन ड्राइव पर जरूर अपलोड कर दूंगा बेटा। ठीक है भाई। तो इस तरह का मोल्स एंड टाइट्रेशन का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये क्वेश्चन मैं इसी फाइल में छोड़ दूंगा, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। टाइट्रेशन जब हम करते हैं ना तो इट इज नॉट ऑलवेज इनफ टू परफॉर्म वन टाइट्रेशन ओनली, पोर्टल पे ही मैं कह रहा हूँ। आपने टाइट्रेशन जो है ना वो 2 से 3 बार करनी होती है, ताकि आप अगर पहली बार टाइट्रेशन गलत कर देते हैं तो आप दूसरी बार उसको सही कर लें। हमें पता कैसे चलेगा कि पहली टाइट्रेशन हमने गलत की हुई है? जब मैं दूसरी बार टाइट्रेशन करूंगा तो जो दूसरी बार टाइटर वॉल्यूम आया अगर वो फर्स्ट रीडिंग से मैच कर रहा है, मतलब या उसके क्लोज क्लोज है, तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइट्रेशन भी सही थी। लेकिन अगर लेट से मेरे पास जो सेकंड टाइट्रेशन है वो फर्स्ट टाइट्रेशन से बहुत डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो फर्स्ट टाइट्रेशन आपकी गलत है या आपकी सेकंड टाइट्रेशन गलत है। तो फिर आप थर्ड टाइट्रेशन करें। जब आप थर्ड टाइट्रेशन करेंगे तो या तो वो फर्स्ट टाइट्रेशन के क्लोज होगी या सेकंड टाइट्रेशन के क्लोज होगी। ठीक है, अगर वो फर्स्ट टाइट्रेशन के क्लोज है तो उसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड वाली सही है, अगर वो सेकंड टाइट्रेशन के क्लोज है तो उसका मतलब सेकंड और थर्ड वाली सही है। बट लेट से तीनों अगर क्लोज क्लोज हैं तो मतलब आप तीनों बार से ही कर रहे हैं। क्लोज क्लोज का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 टाइट्रेशंस में जो हम लोग चूज करते हैं वो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट उसको चूज करते हैं जिनमें 0.2 डेसिमल प्लेस का डिफरेंस हो या उससे कम हो। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा, ये पुरानी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, तो वो देखोगे तो आपको चीज ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जरा इसका मैं आपको ईयर बता देता हूँ। दिस इज मई जून 2024, और ये ओ लेवल का क्वेश्चन है, पेपर 4 वेरिएंट 2 है ये। ठीक है।
और इसका जो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया था, बस इसमें कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो थोड़े से डिफरेंट पूछे गए। इसमें कह रहा है स्टूडेंट फाइंड द अमाउंट ऑफ आयरन 3 आयंस। अब टाइट्रेशन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एसिड और अल्कली के रिएक्शंस के लिए करें। टाइट्रेशन आप और भी रिएक्शंस के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आयरन 2 आयंस को हम यूजुअली पोटेशियम मैग्नेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन टाइट्रेशन है क्वेश्चंस केमिस्ट्री के ओ और ए लेवल और आईजीसीएसई के क्वेश्चंस में। Fe2 पॉजिटिव आइन ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव आइन बनाएगा। कब? जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम मैग्नेट के साथ। इस टाइट्रेशन में ना अच्छी बात ये होती है कि इंडिकेटर रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि एसिड और अल्कली तो है नहीं। इसमें कलर चेंज क्या होता है? उसमें KMnO4 के कलर चेंज को हम देख के डिसाइड करते हैं कि हमारे पास टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है या नहीं। ठीक है। बस दो ही तरह की टाइट्रेशन आपको दिखेंगी, एसिड और अल्कली, और ये KMnO4 और Fe2 पॉजिटिव आइन वाली। इसीलिए मैंने जो है ना यही क्वेश्चन चूज किया कि आप दोनों यहाँ पे आइडिया ले लें। वजह आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? उसमें एंड बिफोर न्यूट्रलाइजेशन द कलर वाज येलो। नो, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन येलो इज नॉट ऑब्जर्व। सो बिफोर रिएक्शन देयर वाज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द फ्लास्क, और मिथाइल ऑरेंज का कलर सोडियम हाइड्रोक्साइड में येलो होता है। Once you have started adding acid into it, a time will come and all the alkali will be reacted completely, and the color will change from the color of the alkali to the color of the acid. तो it should be from yellow to red या yellow to orange कह सकते हो उसको, but usually मिथाइल ऑरेंज का कलर हम एसिड में रेड लिख रहे होते हैं, not other way around। मतलब you cannot say red to yellow। ठीक है, the color will always change from flask to burette। मतलब whatever you have in the flask, first you will observe the color of that thing in the flask, then the color will come for the acid। ठीक है। पोटेशियम मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। But yeah, you got the answer। You always have to remember the color always changes from flask to burette। If it neutralizes, then oh yes, if that's what you are thinking. See, Vajaya is saying that if all the alkali has been reacted, there shouldn't be any color of the alkali or the acid। It means at the time of neutralization, जब neutralization हम क्या किसको रहे हैं, जब all the acid must have been reacted this alkali, मतलब ना तो alkali हो फ्लास्क में ना acid हो, that's what neutralization is, right? तो she is saying कि why we are getting the color of the acid। तो देखो बेटा, दिस इज ट्रू कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब तो यही है कि सारा का सारा अल्कली रिएक्ट हो जाए, ना तो आप इस फ्लास्क में एसिड हो ना अल्कली हो। लेकिन पता है ऐसा हमें पता कैसे चलेगा? हमें नहीं पता चलता। हम एक ड्रॉप डालने से जस्ट बिफोर पहले अभी अल्कली का कलर था येलो। ठीक है, इसमें अल्कली का लेट से छोटा सा टाइनी माइनी फ्रैक्शन अभी भी प्रेजेंट है, तो कलर येलो ही आ रहा था। बट अब ये ना एक फाइनल ड्रॉप गिर रहा है, और इस फाइनल ड्रॉप ने जो है ना वो न्यूट्रलाइजेशन करवानी है। मतलब इस ड्रॉप के अंदर कुछ H पॉजिटिव आइंस होंगे जो अभी जो अल्कली के OH नेगेटिव आइन है उनके साथ रिएक्ट करेंगे, और कुछ H पॉजिटिव आइन एक्सेस में रह जाएंगे। ठीक है, लेट से इसमें 10 H पॉजिटिव आइन थे, उसमें से 8 H पॉजिटिव आइन जो है वो नीचे 8 OH नेगेटिव आइन रिमेनिंग थे उसके साथ रिएक्ट हो गए, बट 2 H पॉजिटिव आइन आर लेफ्ट इन दी एक्सेस। और वो जो 2 H पॉजिटिव आइन एक्सिस में रह जाएंगे वो ही आपके कलर को एसिड वाला कलर कर देंगे, जो कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में रेड कलर है। अब क्या ये एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हुई? थ्योरेटिकली दिस इज नॉट द एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इसमें एसिड अभी एक्सेस में है, लेकिन कितना एक्सेस में? एक ड्रॉप का भी थोड़ा सा पार्ट। और ये हमारा कॉम्प्रोमाइज है जो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी हद तक जाके कंट्रोल नहीं कर सकते कि उस ड्रॉप को भी इतना छोटा कर दें कि उतने ही H पॉजिटिव आइन जाए जो नीचे रह गए। तो ये हमारा एक सोर्स ऑफ एरर है, बट दिस इज अ वेरी माइन्यूट सोर्स ऑफ एरर जिसको हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, वो H पॉजिटिव आइन कुछ भी नहीं है, वो ड्रॉप का भी कुछ पोर्शन है। ठीक है, तो ये बात सही है कि एसिड कुछ ना कुछ एक्सिस में गया है, तभी तो कलर जो है वो एसिड वाला आया है, वरना वो एसिड वाला कलर क्यों आता? ठीक है भाई। अच्छा, जो अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो मई जून 2024 का पेपर 4 वेरिएंट 2 है। और उसका जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस टाइट्रेशन इज नॉट फॉर एसिड एंड अल्कली, दिस इज फॉर आयरन 2 पॉजिटिव आयंस एंड पोटेशियम मैग्नेट। इस टाइट्रेशन में हम लोग करते क्या है? इस टाइट्रेशन में हम लोग लेट से अगर मैं आपसे कहूँ
पोटेशियम मैग्नेट जो है ना बेटा वो पर्पल कलर का होता है। जब वो रिएक्ट हो जाता है, किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा देता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है पर्पल टू कलरलेस। अब इन्होंने ब्यूरेट में क्या लिया हुआ है वो तो अब आगे की बात है, वो हमें पढ़ के पता चलेगा, बट इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। द स्टूडेंट यूजेस अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू ऐड 25 cm क्यूब ऑफ एक्वस आयरन टू सल्फेट टू अ कॉनिकल फ्लास्क। तो एक कॉनिकल फ्लास्क लिया इन्होंने, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर दे हैव टेकन आयरन टू पॉजिटिव आइंस। मतलब जो सॉल्यूशन लिया है वो आयरन टू सल्फेट है, सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसमें Fe2 पॉजिटिव आइंस होंगे। और दे हैव स्टार्ट ऐड अप्रोक्सीमेटली 20 cm क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे क्या काम है? सल्फ्यूरिक एसिड इज जस्ट यूज्ड एज एन कैटलिस्ट, क्योंकि आपको याद है जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो यू टेक एक्वस एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। तो जब हम एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट लेते हैं, तो वो जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया या HCl लिया या कोई भी एसिड लिया, तो वो बेसिकली एज अ कैटलिस्ट काम करता है। उसको बस इस तरह से समझो, वो रिएक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करे। दिस इज नॉट अ टिपिकल केस ऑफ एसिड अल्कली टाइट्रेशन। ठीक है जी। अब आपके पास दे आर सेइंग दे हैव टेकन 20 cm क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू द फ्लास्क, then slowly adds aqueous potassium magnate from the conical flask until the solution turns pink. Now what happens in if you have a burette placed over this conical flask, and if you have taken potassium magnate into it, potassium magnate has a purple color, right? That we have already established. Now, once you have started adding potassium magnate into this iron 2 sulfate solution, what will happen? These Fe2 positive ion will start getting oxidized to Fe3 positive ion. And as the purple drop of potassium magnate falls, this is purple, ये आप पर्पल कलर है, KMnO4 का कलर इज पर्पल। अच्छा होगा क्या? As this purple drop falls into this Fe2 positive ion, what will happen? This will react with Fe2 positive ion. और जैसे ये react करेगा Fe2 positive ion के साथ, तो ये drop है वो purple से क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो ये Fe आयरन टू सल्फेट, सॉरी एक्चुअली आयरन टू सल्फेट जो है वो कलरलेस नहीं होता। आयरन टू सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है इट इज स्लाइटली ग्रीन। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है ना। बट यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है KMnO4 के कलर में। अब KMnO4 का जैसे ही ड्रॉप जाके इसके साथ टच करेगा, रिएक्ट करेगा, वो अपना कलर लूज कर देगा। तो कलर जो है वो सोल्यूशन का इट विल KMnO4 का कलर विल कीप चेंजिंग टू कलरलेस। कब तक कलरलेस होता रहेगा वो? जब तक सारा का सारा आयरन टू पॉजिटिव आयन रिएक्ट होके खत्म ना हो जाए। ठीक है, समझ आती है बात ये वाली? देखो KMnO4 का जो कलर है वो पर्पल है, वो कब तक कलर डी कलराइज होता रहेगा? तब तक नीचे Fe2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। वंस ऑल दी Fe2 पॉजिटिव आयन हैज बीन रिएक्टेड, नाउ फर्दर इफ यू आर एडिंग एनी KMnO4, तो क्या वो नीचे जाके रिएक्ट होगा? नहीं, वो नीचे जाके सोल्यूशन में फैल जाएगा। और जब वो पर्पल ड्रॉप फैलेगा पूरे सोल्यूशन में, तो वो पर्पल कलर नहीं होगा, वो लाइट पर्पल कलर होगा, जिसको हम पिंक कहते हैं। ठीक है, इसमें नहीं एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा कोई, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो इसमें प्रेसिपिटेट हो। समझ आई? यही चीज ना मैंने आपको एल्कीन्स में भी बताई थी, याद है जब हम टेस्ट फॉर एल्कीन्स कर रहे थे? मैंने कहा था एल्कीन के अंदर अगर आप ब्रोमीन डालते हैं, एक्वस ब्रोमीन, तो वो तो जाके रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही वो ड्रॉप गिरेगा ब्रोमीन का एल्कीन के अंदर, वो डीकलराइज हो जाएगा। एल्केन में नहीं होगा, एल्केन में वो जाके सोल्यूशन में कलर फैला देगा अपना, तो वो डीकलराइज नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पे जब KMnO4 अब ऐड करवाएंगे इस आयरन टू सल्फेट में, तो KMnO4 का ड्रॉप गिरते ही डीकलराइज हो जाएगा। कब तक डीकलराइज होता रहेगा? जब तक सारा का सारा Fe2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर खत्म नहीं हो जाता। सारा का सारा Fe2 पॉजिटिव आयन खत्म हो जाएगा, मतलब फर्दर एडिंग KMnO4 won't react with anything. So when it going to drop into this solution, it will spread out its color. और एक पर्पल का ड्रॉप KMnO4 का वो पूरे सोल्यूशन को डायरेक्टली पर्पल तो नहीं कर देगा ना, वो जाके फैलेगा सोल्यूशन में, तो वो लाइट पर्पल कलर मिलेगा, जिसको हम पिंक कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में जो कलर चेंज आता है हमारे पास, वो आता है फ्रॉम कलरलेस टू पर्पल। हम ये कहते हैं कि KMnO4 जो है वो पहले जाके कलरलेस हो रहा था और वो फिर पर्पल हो जाता है। हम सॉरी, कलरलेस टू पर्पल नहीं कहेंगे, फिर हम इसको पिंक कहेंगे। कलरलेस टू पिंक हो। ठीक है, नेम द apparatus shown in figure 1.1।
दिस इज मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा देखिए, क्वेश्चन अगर आपको पूरा नहीं भी समझ आता आगे, तो आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो कुछ पार्ट्स तो आप उसके मार्क्स अचीव करते जाएंगे ना भाई। दिस इज मेजरिंग सिलेंडर, सेल्फ क्लियर मेजरिंग सिलेंडर है। Explain why the student does not need to use a volumetric pipette to measure the volume of dilute sulfuric acid। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ एसिड जो आप यूज कर रहे हैं, ये हमने एज अ कैटलिस्ट डाला है ना वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये रिएक्टेंट नहीं है हमारा। ठीक है। इसकी अगर आप वॉल्यूम एक्यूरेटली नहीं भी डालते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो हम एसिड यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट बेसिकली अ रिएक्टेंट इन योर रिएक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम डाला है, अब अप्रोक्सीमेट खुद ही लिखा हुआ है उसने, तो हम क्यों यूज करेंगे इसमें वॉल्यूमेट्रिक पिपेट? तो वी डू नॉट नीड अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, क्योंकि इसने खुद बात लिखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ एसिड ओनली नीड्स टू बी अप्रोक्सीमेट, राइट। Describe how the student uses the volumetric pipette to measure 25 cm cube of aqueous iron to sulfate। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट को कैसे यूज करना है? वॉल्यूमेट्रिक पिपेट को मैंने आपको बताया, यू हैव टू फिल अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूजिंग अ, आपने इसमें फिल कोई भी चीज फिल कर रहे हो बेटा, आप उसको माउथ से सक्शन नहीं करेंगे, यू विल यूज अ सेफ्टी पिपेट या पिपेट फिलर टू सक द लिक्विड इनटू अप टू द मार्क इन अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। देखो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो है ना, इसमें सिर्फ एक ही मार्क होता है, और उस मार्क तक जब आप इसको फिल करेंगे तो टोटल जो भी वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की उसने कैपेसिटी दी हुई है उस वॉल्यूम तक लिक्विड आ जाए। अगर ये मार्क 25 cm क्यूब लिखा हुआ है इस पर, तो इट मींस यू कैन ओनली मेजर 25 cm क्यूब यूज ऑफ अल्कली, जो भी आप इसमें फिल कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आप पिपेट को कैसे फिल करते हैं? यूज अ पिपेट फिलर टू सक, क्या सक कर रहे हैं इसमें? सक द लिक्विड अप टू द मार्क इन द पिपेट एंड फिल करने के बाद आप उसको जिस अपैरेटस में डालने हैं उस अपैरेटस में डाल के यू विल जस्ट लीव दिस सोल्यूशन टू गो इनटू द फ्लास्क, जिस सोल्यूशन में भी आप उसको डाल रहे हैं। बेसिकली जगह इतनी नहीं दी हुई, वरना जो पिपेट फिलर होता है उसमें दो बटन होते हैं हमारे पास। एक होता है सक्शन का बटन, जब आप उसको सक कर रहे होते हैं तो आप सक्शन का बटन प्रेस करते हैं, और एक होता है इजेक्शन का बटन, आप इजेक्शन प्रेस करते हैं उसमें, तो वो दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने के लिए आप इजेक्ट करते हैं। अगेन बाबा कह रहा हूँ, कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस वाली जो क्लास है उसमें मैंने यूज करते हुए दिखाया है पिपेट को कि कैसे यूज हो रहा होता है, तो आप वो जरूर देखिएगा। सक्शन बल्ब भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एंड प्लेसेस लिक्विड इन द फ्लास्क। अब ये भी लिख सकते हैं इजेक्ट द लिक्विड, बल्कि यही लिख लो, ज्यादा बेटर वर्ड है। एंड इजेक्ट द लिक्विड फ्लास्क इन द, जो आप कॉनिकल फ्लास्क यूज कर रहे हैं उसमें आप इजेक्ट कर देंगे, या जो भी कोई चीज यूज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, बस आपने पोटेशियम मैग्नेट याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड। नेम द apparatus the student uses to add the aqueous potassium magnet to the flask। फ्लास्क में आपने जो पोटेशियम मैग्नेट डाला है वो ब्यूरेट से डाल लेना, ड्रॉप वाइज एडिशन करें तो दिस इज योर ब्यूरेट। देन स्टेट why the student does not need to add an indicator in this titration। इंडिकेटर इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि KMnO4 is itself changing its color। पोटेशियम मैग्नेट सेवन solution changes color। एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट नोज व्हेन दे हैव डन द इनफ टाइट्रेशन, मतलब जब कंप्लीट हो गई है। कलर चेंज आपका क्या होगा? कलर चेंज शुड बी फ्रॉम
मतलब KMNO4 should stop changing its color or it will become pink in color. क्लास का भाई क्वेश्चन तो कर लो, क्लास कब तक चलेगी ये बात कर लेना ना। अच्छा जी। सो व्हेन द टाइटेशन इज कंप्लीटेड, तो ये पॉइंट इसने इन्होंने बनाया हुआ नहीं है, अगर ये मैं क्वेश्चन बना दूं, हाउ अ स्टूडेंट नो दैट टाइट्रेशन इज कंप्लीटेड, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? KMNO4 stops decolorizing। और आप ये भी लिख सकते हैं कि कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स पिंक। ठीक है। अच्छा जी। यस आयशा, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग समथिंग एल्स, ये पार्ट डी जो है इसलिए मैंने एक अलग पार्ट बना दिया उसका। एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट नोज व्हेन दे हैव डन इनफ टाइट्रेशन। तो भाई आपको मैंने अभी बताया था, यू कैन आइदर डू 2 टाइट्रेशन, 3 टाइट्रेशन, 4 टाइट्रेशन, 6 टाइट्रेशन, जितनी भी करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि जब फर्स्ट और सेकंड टाइट्रेशन एक दूसरे के अगर करीब आ जाएंगी या सेकंड और थर्ड करीब आ जाएगी तो मतलब काफी है? कब पता चलेगा? जब इनकी जो वॉल्यूम्स आ रही हैं, टाइटर वॉल्यूम्स कहते हैं इनको, जब टाइटर वॉल्यूम के बीच में 0.2 डेसिमल प्लेस और उससे कम का डिफरेंस आना शुरू हो जाए, 0.2 cm³ से कम का डिफरेंस या 0.2 cm³ का 2 टाइट्रेशन, मतलब आफ्टर 2 consecutive titration, if the difference between these titration is 0.2 cm³ और लेसर देन दैट, देन इट मींस दैट आप सही कर रहे हैं। अब आपको और टाइट्रेशन नहीं करनी है। if any two results if any two टाइट्रेशन रिजल्ट्स को हम बेसिकली टाइटर वॉल्यूम भी कहते हैं। टाइटर वॉल्यूम्स आर विद इन 0.2 cm³। दैट्स ठीक है। 0.2 cm³ का या उससे कम का डिफरेंस। पार्ट बी में तो सिर्फ अपैरेटस का नाम पूछ रहा था ना, दैट इज ब्यूरेट। अच्छा भाई अभी मुझे बताओ आप लोगों के, आई थिंक उसमें पूछ रहा था कि वॉल्यूमेट्रिक पिपेट हमने क्यों नहीं यूज करा एसिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, क्योंकि एसिड जो है उसने क्वेश्चन में खुद ही कहा हुआ था कि उसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम के लिए वी डू नॉट नीड अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। कलरलेस से अभी देखो कलर चेंज तो पूछा हुआ नहीं है ना उसमें, कलर चेंज अगर पूछता तो वो कलरलेस से पिंक लिखते, लेकिन यहाँ पे ना Fe2 आयरन 2 सल्फेट का कलर जो होता है ना वो बिल्कुल कलरलेस नहीं होता। वहाँ कलरलेस से पिंक लिख सकते हो, लेकिन यूजुअली क्वेश्चन में वो कलरलेस से पिंक ही मिलता है आपको। वो बता देगा इसका कलर, आप इतनी परेशान नहीं हो। वैसे वो ग्रीन कलर होता है, आपको याद भी करवाया हुआ है। कॉपर 2 सल्फेट ब्लू होता है, आयरन 2 सल्फेट ग्रीन होता है। लाइट ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन से पिंक हो जाता है। नहीं आयशा, इसका मतलब ये नहीं है। वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट डज नॉट नीड टू यूज अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट बिकॉज वी नीडेड अ अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एसिड, तो देयर इज वाज नो नीड फॉर वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। अच्छा भाई चलो, क्लास मैं ओवर कर देता हूँ यहाँ पे। इट्स ओनली फेयर इफ यू गो एंड एंजॉय योर ईट, बट एक डाइटेशन की, मोल्स एंड डाइटेशन की क्लास हमें और स्केड्यूल करनी पड़ेगी। देयर इज वन मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपके पास इस तरह का टेबल गिवन होता है, तो मुझे ये टेबल वाला क्वेश्चन भी एक करवाना है। और सिर्फ यही नहीं, जो ऑलरेडी एक क्लास अपलोडेड है वो भी मैंडेटरी है कि वो आप देखेंगे। ठीक है। तो वो मैंडेटरी है। एक क्वेश्चन ये वाला है जो कि मैंने निकाला हुआ था आप लोगों के लिए। दिस क्वेश्चन इज May June 24, पेपर 4 वेरिएंट 2।
ठीक है। और आपका ये जो क्वेश्चन हम, बाकी आईजीसीएसई के जो रिसेंट ईयर्स में ना टाइटेशन का क्वेश्चन स्किप हुआ हुआ है, आया हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर आईजी में आते हैं तो ऐसे ही आते, यही वाले क्वेश्चन होते हैं आईजी में। लेकिन 2024 की सीरीज में आईजी इन्होंने बुरी तरह इग्नोर किया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके लिए ना मुझे आई नीड सॉलिड हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू गाइस। इसको मैं ना जल्दी जल्दी करवाना नहीं चाह रहा। तो ये क्वेश्चन हम कर लेंगे आपका राइट बिफोर योर प्लानिंग क्वेश्चन क्लास। मैं आपको स्केड्यूल शेयर कर दूंगा, देख लेना, ले लेना क्लास उसकी। लेकिन जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है वो आपने जरूर देखनी। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास टुडे। गो एंजॉय योर सेल्फ, यू हैव 3 days, चिल करो, एंजॉय करो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना। ठीक है जी, बाकी जो क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग रह गए हैं वो आप मुझे ज़रा व्हाट्सएप कर दें। ग्रुप में ओपन कर देता हूँ आज रात में सारे, तो आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। Anions that we need to learn for electrolysis, what do you mean? We have sulfate, nitrate, hydroxide, bromide, iodide. सल्फेट नाइट्रेट के केस में ना, सल्फेट नाइट्रेट के बारे में हमारी ये बात हुई थी कि दे आर नेवर डिस्चार्ज। क्लोराइड देखो मैंने जो याद करवाया है ना, वो सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, लेकिन इसमें असल में क्वेश्चन ना दिखेगा नहीं आपको बहुत ज्यादा वो, लेकिन पहले तो मैंने आपको कहा है कि अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड आइन है तो, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो आप हाइड्रोक्साइड आइन को ऑक्सीडाइज कर दें। लेकिन बेसिकली ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में ये बात ना चेंज हो जाती है। ठीक है, मैं बार बार ये बता भी देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत रेयर है, लेकिन आए जरूर हैं। कि अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड है तो फिर आप हमेशा ब्रोमाइड और आयोडाइड ही चूज कर रहे हैं। अगर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो फिर आप यू विल गो फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। क्लोराइड है तो उसके लिए भी, लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड और आयोडाइड है और अगर सोल्यूशन के साथ डाइल्यूट नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप हाइड्रोक्साइड पे जाएंगे या ब्रोमाइड और आयोडाइड पे जाएंगे? तो फिर आप ब्रोमाइड और आयोडाइड पे जा रहे होते। डाइल्यूट होगा भी ना इसमें तो ब्रोमाइड और आयोडाइड आ रहा होता है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो इसमें कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल वैलिड है, ये रहेगी कंफ्यूजन आपकी। आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन गुजरे जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप वो क्वेश्चन फौरन पूछ लीजिएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। चलो भाई, चांद रात मुबारक, ईद मुबारक, कल बात करते हैं मैसेजेस पे। एंजॉय करो, अच्छे अच्छे तैयार हो कल नहा धो के। सी यू गाइस।